हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। और ये ज़रूरी भी है इस समय अपना ध्यान रखना, है ना। अपने घर पर अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका, खुद का, छोटों का, बड़ों का, सभी का ध्यान रखने की कोशिश रखें। पढ़ाई को जारी रखें, अपनी पढ़ाई में ब्रेक न लगाएं, क्योंकि पढ़ने से आपको ज्ञान ही मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपका कुछ बिगड़ जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं ना। ठीक है, तो लगातार पढ़ाई करते रहें और थोड़ा बहुत अपनी सेहत का भी ध्यान रखते रहें। थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा ही सेहत का ध्यान रखें। चलिए वीडियो चालू करता हूँ। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने एक मॉडल टेस्ट पेपर पूरा क्लियर कर लिया है। आज हम सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा दूंगा, पैटर्न मैं आपको करवा दूंगा और क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा जिस तरीके से आपको उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए वीडियो चालू करते हैं। देखिए सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर और इसके जो सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को पता है हम कर चुके हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको एक साथ करवा दिए हैं। अब सेकंड नंबर के क्वेश्चन से चालू करते हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन से कैसे डील करना है हमें। एग्जाम में काम करते टाइम पूरी सफाई रखें, अच्छे से साफ सुथरा काम करें बच्चों। तो पहला सवाल जो हमें दे रहा हुआ है वो कुछ ऐसा है, किसी वस्तु पर न्यूनतम संभव आवेश का मान लिखिए। आवेश के क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण से संबंधित है ना। किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य। न्यूनतम आवेश किसके बराबर होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य। और मान लिखकर क्या होगे, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, ध्यान में रखें। फिर किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखें। द्वितीय नियम कौन सा था बच्चों, किरचॉफ का लूप वाला नियम जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित था, है ना। और उसके लिए ये चीज जरूर लिख करके आए, समीशन V बराबर 0। अगर थ्योरी नहीं याद रहती है तो ये तो जरूर लिख करके आए, आधा नंबर तो यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक, अब ये नियम क्या कहता है, ये नियम बोलता है कि किसी बंद लूप में या फिर किसी बंद परिपथ में जो कि प्रतिरोधों और सेलों से बना हुआ है, उसमें वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। यही तो कह रहा है वो। तो हमें क्या लिखना है कि प्रतिरोधों एवं सेलों से, विद्युत सेलों से निर्मित किसी बंद लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है और ये तो लिख करके आना ही है। ठीक है, फिर आगे देखिए फोर्थ क्या बोल रहा है, एक गतिशील विद्युत आवेश कौन कौन से बल क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आवेश गतिशील है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो 2 क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन कौन से बच्चों, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र। 2 क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। दोनों लिख लीजिएगा, अलग अलग लिख लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, आगे देखें 5वां, पृथ्वी के तल पर क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का नाम क्या होगा। देखो क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी का तल है ना, और उस पर क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र जहां ऐसा पैरेलल हो जाए चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, चुंबकीय निरक्ष होगी क्या। क्षैतिज चलेंगे तो चुंबकीय निरक्ष होगी, है ना, जिसे विषुवतीय रेखा भी हम बोलते हैं। वही क्या है, समांतर होता है। वहां चुंबकीय क्षेत्र जब नति कोण का मान देखते हो तो वहां पर कितना आ जाता है बच्चों, 0 डिग्री आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए छठा सवाल। छठा सवाल बोल रहा है, फ्रेनेल दूरी तथा द्वारक की साइज या द्वारक के आकार में संबंध बताने वाला सूत्र लिखिए। ये आपके कोर्स का भाग नहीं है। फ्रेनेल दूरी जो है हमारे कोर्स का भाग नहीं है, तो आरबीएससी वाले बच्चे गौर मत कीजिएगा। लेकिन अगर कोई सीबीएसई का छात्र देख रहा है तो फ्रेनेल दूरी को लिख लीजिएगा, ZF = a² डिवाइडेड बाय लैम्डा होता है। ZF = a² डिवाइडेड बाय लैम्डा होता है, लेकिन आरबीएससी वाले छात्र छोड़ दीजिएगा, उनके लिए नहीं है ये। आगे देखिए, ऐसे 2 प्रक्रमों के नाम लिखिए। 7वां, ऐसे 2 प्रक्रमों के नाम लिखिए
जिनमें किसी सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है ना। आपको ऐसे प्रोसेस लिखने हैं जिससे सतह से इलेक्ट्रॉनों को क्या करवाया जाता है, उत्सर्जित कराया जाता है। पहला तो क्या बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऐसा ही होता है क्या उसमें, प्रकाश विद्युत प्रभाव में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। दूसरा, ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन लिख लीजिएगा। दूसरा तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन, ठीक है। फिर द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन भी हो सकता है, लेकिन 2 ही लिखने थे, अपना तो काम बैठ गया। 8वां देखिए, नैंड गेट को सार्वत्रिक गेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि नैंड गेट की सहायता से अन्य मूलभूत द्वार अर्थात नॉट गेट और एंड गेट का निर्माण किया जा सकता है। वापस से सुन लीजिए, क्योंकि नैंड गेट की सहायता से अन्य लॉजिक द्वारों का भी निर्माण किया जा सकता है, ऐसे लिख दीजिएगा सिंपली, ठीक है। हो गया ये क्लियर। अब 9th देखिए, ये रिक्त स्थान की पूर्ति करो का सवाल है। 9वां, 10वां और 11वां जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाले सवाल हैं। देखिए क्या बोल रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यकारी बल, आवेश अगर स्थिर है तो कार्यकारी बल मतलब कूलाम बल, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, बिल्कुल यही होता है, तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के, उनके आगे क्या लिखोगे, मध्य की दूरी, ठीक है, उनके मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, या उनकी दूरी के मध्य व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा भी लिख सकते हो। 10वां देखिए, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य न्यून कोण को उस स्थान पर क्या कहते हैं, बताओ भाई। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का जो न्यून कोण होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, दिक्पात का कोण। किसका कोण बच्चों, दिक्पात का कोण बोलते हैं। आगे देखिए 11वां, विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने किया था। हाँ भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया था, हर्ट्ज ने। ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में करवा रखा है, ठीक है, हर्ट्ज ने किया था प्रायोगिक सत्यापन। हो गया ये। अब खंड ब है, आगे नेक्स्ट खंड चालू हो गया है, खंड ब सेक्शन बी। क्या है ये, देखिए 12वां सवाल इसका क्या बोल रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता V बराबर, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता V बराबर कितना है, 141 साइन 314t प्लस 5, 314t प्लस 5 वोल्ट है। तो ज्ञात कीजिए पहला VRMS। पहला बोल रहा है VRMS ज्ञात करो। अरे ये तो बहुत सिंपल है, VRMS क्या होता है, Vm/√2 होता है, यही तो होता है Vm। बच्चों यही Vm होगा क्या, ये तो क्लियर है, अब तक तो इतना पढ़ चुके हैं अपन। Vm कितना, 141, और उसमें भाग किसका, √2, मात्रक क्या लगाओगे, वोल्ट, खत्म, मात्रक मत भूल जाना। प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति, ये भी सिंपल है, प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति देखो ओमेगा टी है क्या, यहाँ पर ये ओमेगा टी प्लस 5 तो होता है, तो ओमेगा बराबर क्या दिया हुआ है, 314, मतलब 3.14 गुणा 100। बताओ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, लिख सकता, ठीक है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf होता है, बराबर कितना, ये देखो इसे पाई लिख सकते हैं क्या, पाई गुणा 100, ठीक है। पाई से पाई की रामायण कैंसिल, 2 से इसको काटोगे तो 50 आएगा। ये सवाल मैंने करवाया है, तो कितना आएगा, 50, मात्र क्या आएगा, हर्ट्ज, ठीक है। ये दोनों सवाल हो गए, एक एक नंबर के, काम खत्म। चलिए उतारो इसको, मैं वीडियो देख लेता हूँ, वीडियो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, अब तक तो ठीक ही आ रहा है ना। ये चलो अब आगे देखो, अब आगे कैसे काम करेंगे।
अगला सवाल, एक धातु का कार्यफलन x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कार्यफलन दिया हुआ है फाई नॉट का मान कितना भाई, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे वाला सवाल पढ़े, मैं एक बार के लिए रब कर देता हूं। हाँ, तो बोल रहा है कि धातु का कार्यफलन फाई नॉट बराबर x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक बात। इस पर 2x इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन आपतित होने पर, आपतित फोटोन की ऊर्जा बच्चों E होती है, और वो कितनी है, 2x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपतित होने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, हाँ भाई, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव E इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होता है क्या? तो ये निकालो, यही निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, E माइनस फाई नॉट। E का मान कितना दिया हुआ है, 2x, और फाई नॉट का x कितना आ जाएगा, x, मात्रक क्या लगाओगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये बात पता चला। सिंपल सवाल था, बहुत ही सिंपल, 2 नंबर के लिए तो कम से कम बहुत सिंपल है। आगे देखिए, नाभिकीय भट्टी का नामांकित चित्र, बच्चों ये तो खुद बनाओगे भाई नामक इसका। आगे देखो 15वां, एक आयाम मॉडल तरंग में अधिकतम व न्यूनतम आयाम क्रमशः 10 वोल्ट और 2 वोल्ट है। अधिकतम आयाम बच्चों V मैक्सिमम या A मैक्सिमम कितना, 10 वोल्ट, और न्यूनतम आयाम V मिनिमम कितना, 2 वोल्ट। सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है, डेटा क्या दिया हुआ है वो समझना बहुत जरूरी है। मॉडुलन सूचकांक का मान ज्ञात करो। मॉडुलन सूचकांक या तो m होगा या फिर म्यू होगा, मैं m लिख रहा हूं। और क्या होता है बच्चों, V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम डिवाइडेड V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम, यही होता है क्या। V मैक्सिमम कितना, 10 माइनस 2, और नीचे आएगा 10 प्लस 2, ये कितना हो गया, 8, और उसमें भाग लगा किसका, 12 का, कितना भाई, 4 से देखो, 4 दूनी 8, 4 × 12, 2/3। ठीक है, m का मान लिख लीजिएगा 2/3, हो गया ये। आगे देखिए, विभवमापी द्वारा, अगला सवाल बता रहा हूं, खंड से में चले गए हैं भाई, 16 नंबर का क्वेश्चन है ये, 15 वाला हो गया। वीडियो चेक कर लो एक बार। ओके, आगे देखो 16 वाले में बोल रहा है कि विभव मापी द्वारा एक प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। और चित्र देखो कितने नंबर का दे रखा है, 1 नंबर का। और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, स्मॉल r बराबर L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू कैपिटल R, ऐसा ही निकालते हो क्या। कहाँ गया, 16वां, डायग्राम बना दूं क्या, वैसे तो बना ही लोगे। क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध के लिए ये कार्य सभी में करना है, ये कार्य सभी में करना है। जो प्राथमिक परिपथ है ना भाई, प्राथमिक परिपथ सभी का एक जैसा ही है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। बस धारा की दिशा बताना मत भूलना, और ए बी तार लिखना मत भूलना। प्लस माइनस लगाओगे, प्राथमिक बैटरी को EB लिखोगे, कुंजी को K लिख दीजिएगा, धारा नियंत्रक को RH लिख दीजिएगा। ठीक है, कुंजी को K1 लिखो वैसे इस केस में। अब क्या करो, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है वो लगाओ। हमने बोला इसका विद्युत वाहक बल है, ठीक है। और फिर उसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स और एक कुंजी को लगाएं। ये K2 कुंजी है और प्रतिरोध बॉक्स तो है। चूंकि मैंने K2 कुंजी को बंद प्रदर्शित किया है, तो इस परिपथ में मेरे को धारा प्रदर्शित करनी पड़ेगी, तो धारा प्लस से माइनस की ओर ही बहेगी। फिर गैल्वेनोमीटर लगाओ यहाँ पर, और गैल्वेनोमीटर से विसर्पी कुंजी या जोकी को जोड़ दीजिए। ये आपका क्या हो गया, परिपथ डायग्राम। कोई गलती निकाल ही नहीं सकता, चांस ही नहीं। ठीक है, स्मॉल r बराबर क्या होगा, स्मॉल r बराबर होगा L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू R। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, और देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखो, डेरिवेशन करना है। डायग्राम का 1 नंबर बना दिया हमने, अब डेरिवेशन करना बाकी रह गया। विभवमापी द्वारा वोल्टमीटर के अंश शोधन की विधि को समझाइए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। वोल्टमीटर का अंश शोधन मतलब वोल्टमीटर का अंशांकन करना है कि वोल्टमीटर सही रीडिंग दे रहा है या फिर
नहीं दे रहा। क्या करोगे भाई, क्या करेंगे वोल्टमीटर के लिए देवताओं बताओ। सबसे पहले तो विभव मापी के लिए हम इसका मानकीकरण करेंगे। मानकीकरण करने के लिए हमें क्या चाहिए, मानक सेल, जिसका विद्युत वाहक बल क्या होगा, E0। सबसे पहली रामायण तो यहाँ पर ही चालू हो जाती है, ठीक है ये बात। फिर इसके बाद में एक प्रतिरोध लेंगे RB, और इस प्रतिरोध के समांतर क्रम में लगाएंगे वोल्टमीटर, जिसका हमें अंश शोधन करना है। फिर आप चाहें तो कुंजी लगाएं, अदरवाइज ये काम जरूर करें। यहां पर एक बैटरी, एक कुंजी, धारा बतानी पड़ेगी। यहां पर एक टर्मिनल ये लगाएं, एक टर्मिनल यहाँ से है जिससे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और गैल्वेनोमीटर किससे, जॉकी से। टर्मिनल 1, 2 और 3 ये क्या है, द्विमार्गी कुंजी है, 2 वे स्विच। इस सेल को ई नाम दे दीजिएगा, प्लस माइनस लगा दीजिएगा। ये कुंजी K2 लिख दीजिएगा, ये तो K1 थी। ये तारा नियंत्रक RH1 लिख दीजिएगा, इसे RH2 लिख दो, ठीक है। बताओ भाई कहीं कोई कमी, चांस ही नहीं है। धारा की दिशा प्रदर्शित है, प्रतिरोध बॉक्स और जिस वोल्टमीटर का अंशांकन करना है वो भी बिल्कुल सी जगह। ऐसा ही करते हैं क्या, चलिए तो प्रैक्टिस कीजिएगा डायग्राम की। देखो 1 नंबर दिला रहा है, और क्या चाहते हो आप इससे। आगे देखिए, एक विद्युत धारावाही, 17वें नंबर का सवाल बता रहा हूं। एक विद्युत धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। बताओ भाई, अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है वृत्ताकार कुंडली के, बताओ। μ0 NI R² डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में R² प्लस X² की पावर 3/2। देवताओं यही लिखते हो क्या, डेरिवेशन अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, डायग्राम बहुत अच्छा बनाना है। चुंबकीय क्षेत्र अक्ष पर भाई, इसके न्यूमेरिकल करवा चुका हूं मैं कई बार। यही तो निकालते हैं। आगे देखो, आवश्यक चित्र बता दिया। 2 सीधे समांतर धारावाही चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक F/L बराबर μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πd। यही निकालते हैं। ये आएगा एग्जाम में, देख लेना, ये एग्जाम में जरूर आएगा। इस बल की प्रकृति प्रतिकर्षणात्मक होने की स्थिति के लिए आवश्यक चित्र। भाई प्रतिकर्षणात्मक होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों में धारा की दिशा एक दूसरे के क्या होनी चाहिए बच्चों, विपरीत होनी चाहिए। तो फिर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे 18वां, यंग के प्रयोग में व्यतिकरण प्रतिरूप की दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता 9:1 है। दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता कितनी है बच्चों, 9:1 है ना। दोनों व्यतिकारी फ्रिंजों की तीव्रताएं तथा आयामों का अनुपात ज्ञात करो। भाई मतलब थोड़ा समझिए, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता मतलब ये बोल रहा है आई मैक्सिमम और आई मिनिमम। 18वां ये ना, दीप्त होती है आई मैक्सिमम और अदीप्त होती है आई मिनिमम, और इनका अनुपात कितना है, 9:1 है, ठीक है। तो व्यतिकारी तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात मतलब I1/I2 और आयामों का अनुपात मतलब A1/A2। ये देखो आयाम सबसे पहले निकालूंगा मैं। देखो इससे आई मैक्सिमम को क्या लिखेंगे, K A1 + A2 का होल स्क्वायर, और इसे लिखेंगे K A1 - A2 का होल स्क्वायर। बताओ भाई लिख सकते हैं क्या, और ये है 9/1। K से K की रामायण कैंसिल। अब गौर करो इससे कैसे लिखेंगे, A1 + A2 बटा A1 - A2, और इसका क्या लिख दूं बच्चों, होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है। और इससे क्या लिखेंगे, 3/1 का क्या, होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर की रामायण खत्म हो गई, तो क्या बचा, A1 + A2 बटा A1 - A2 बराबर कितना, 3/1। वज्र गुणा कर सकते हो क्या देवताओं, गुणा करो, क्या होगा, A1 + A2 बराबर 3 से गुणा करो, 3A1
-3a2। कैलकुलेशन देख लीजिएगा भाई, क्या होगा, ये माइनस है ना, उठा करके इधर पटको, तो 3a2 इधर आ जाएगा और 1a2 इधर, तो ये 4a2 हो गया क्या, ये a1 उठा करके इस तरफ पटको, बराबर 3a1 माइनस a1, है ना। चलो देखो, तो ये हो जाएगा 4a2 बराबर 2a1, ऐसा ही है। तरीके से लिखूं तो 2a1 बराबर 4a2, ठीक है। a1 बटा a2 करो तो क्या होगा, 4 बटा 2, 2 का भाग लग जाएगा, a2 नीचे आ गया, तो a1 बटा a2 बराबर आ गया है बच्चों 2 बटा 1। एक तो आयामों का अनुपात सॉल्व। अब तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, i1 बटा i2, वो कितना होता है, k a1 का स्क्वायर बटा k a2 का स्क्वायर। इसका मतलब a1 बटा a2 का होल स्क्वायर लिख दूं क्या, k से k तो कट जाएगा। चलिए a1 बटा a2 कितना है, 2 बटा 1, 2 बटा 1 का स्क्वायर करोगे तो 4 बटा 1 आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा देवताओं, आना ही चाहिए, जाएगा कहाँ, ठीक है। ये इस तरीके से सवाल होगा। क्लियर हुआ ये, जल्दी से उतारो इसे, जल्दी से इसे उतार लीजिए। फिर इसके बाद में देखिए आगे, किसी एकल स्लीट में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पर्दा रखा गया है। पर्दे की दूरी कैपिटल डी होती है सामान्यतः, अरे यही होती है ना देवताओं। एकल स्लीट में पर्दे की दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर कैपिटल डी का मान, 18वें का ही भाग है ये। और बोल रहा है कि स्लीट पर 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की घात -10, और ये सेंटीमीटर है ना, ये 10 की घात -2 मीटर लगा लीजिएगा। मैं तरीका बता दूंगा। डालने पर विवर्तन प्रतिरूप में पहली और तीसरी निम्निष्टों के बीच की दूरी, पहली और तीसरी निम्निष्ट, तीसरी निम्निष्ट होगी बच्चों 3 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, जिसे हम ए बोलते हैं। ये तीसरी निम्निष्ट की स्थिति में से पहली निम्निष्ट की स्थिति घटा दो, तो ये जो अंतर है वो कितना दे रखा है, बीच की दूरी 3 mm है, 3 × 10 की घात -3, ठीक बात है। स्लीट की चौड़ाई ज्ञात करो, स्लीट की चौड़ाई बच्चों ए होती है, ठीक। कैसे काम करेंगे भाई, 3 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल ए में से ये घटाओ, क्या आएगा, 2 लैम्डा आएगा क्या, 2 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय ए बराबर क्या भाई, 3 × 10 की घात -3। ए का मान ज्ञात करना है, तो इस ए को तो उठा करके इधर पटको और इसको उठा करके इधर, तो 2 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻³ इज इक्वल्स टू क्या, ए। अब लैम्डा का मान आप सभी को पता है, डी का मान आप सभी को पता है, मान रखो, रामायण खत्म करो, मात्रा क्या लगाओगे, मीटर। आगे देखिए 19वां सवाल, ये क्लियर हो गया ना बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 19वां सवाल देखिए जल्दी से, देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की रेखाओं के अधिकतम तरंगदैर्घ्य और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अधिकतम और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले बामर समझो, बामर आता है दूसरे नंबर पे, लाइमन पहले पे, बामर दूसरे पे, और इसमें अधिकतम और न्यूनतम कहाँ से देखेंगे, कुछ ऐसा, एक रेखा आएगी जस्ट ऊपर से और एक रेखा आएगी अनंत से, है ना, और एक जस्ट ऊपर से, मतलब 3 से, बीच वाले से कोई मतलब ही नहीं, ठीक। अब अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए ऊर्जा अंतराल न्यूनतम होना चाहिए, है ना, तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ ऊर्जा अंतराल सबसे कम है, इस वाले 3 और 2 के बीच में, कंपैरेटिवली किसके, इससे। तो हमने बोला ये ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण इससे संबंधित जो तरंगदैर्घ्य है वो लैम्डा मैक्सिमम है, और अनंत के लिए ऊर्जा अंतराल ज्यादा होने के कारण तरंगदैर्घ्य क्या होगी, लैम्डा मिनिमम। क्लियर।
चलिए यही अनुपात पूछ रहा है, तो हमने लिखा अधिकतम लैम्डा मैक्सिमम बटा लैम्डा क्या मिनिमम, और आपको लैम्डा 1/लैम्डा का मान पता होना चाहिए, क्या 1/r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही तो है। चलिए अब मैं थोड़ी सी सावधानी बरतने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसे 1/लैम्डा मैक्सिमम लिखा, इसे 1/लैम्डा मिनिमम, तो बताओ ये फॉर्मूला उतार सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ ना। तो 1/लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम के लिए तीसरा और दूसरा याद रखेंगे, तो r ऐसा का ऐसा 1/n1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटे 1/लैम्डा मिनिमम r n1 तो ये 2 का स्क्वायर ही होगा और n2 क्या होगा, अनंत का स्क्वायर होगा। चलिए सॉल्व कीजिए, r से r कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा मिनिमम कहाँ जाएगा, ऊपर, और लैम्डा मैक्सिमम कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, सॉल्व करो, ये तो 4 हुआ और ये 9, ये तो क्लियर है ना, 4 और 9 लघुत्तम आएगा तो कितना आएगा, 36, 9 चौक 36 ही तो होता है, और 9 - 4 कर दीजिएगा फिर, ये शायद अपन ने सॉल्व किया था, और ये कितना 1/4। चलिए 9 - 4 कितना बच्चों, 5 बटा क्या 36, डन। 4 कहाँ गया, ऊपर, कितनी बार, 4 नाम 36, तो लैम्डा मिनिमम बटा लैम्डा मैक्सिमम बराबर 5/9। अपन को तो उल्टा निकालना था ना, लैम्डा मैक्सिमम बटा लैम्डा मिनिमम निकालना था, कितना हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। ठीक है, ये अपन ने शायद लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में भी किया था, शायद बोल रहा हूँ, ऐसा ही है। उतारो इसे जल्दी से इसे उतार लीजिए। मैं इतनी देर दूसरे फ़ोन को साइलेंट पे कर देता हूँ, बहुत बार बज गया ये। आगे देखो, इसी 19वें का अथवा वाला सवाल क्या बोल रहा है, बामर श्रेणी के लिए बोल रहा है प्रथम रेखा की तरंग दे रही है, प्रथम रेखा यही थी, ये वाला फॉर्मेट मैक्सिमम वाला, और उसके लिए 65-64 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, रिडबर्ग नियतांक r तथा तरंग संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं भाई। बामर श्रेणी के लिए तरंग संख्या क्या होती है, 1/लैम्डा होती है, पहली बात। ठीक, तो मैं तरंग संख्या के लिए लिखूंगा, तरंग संख्या ये बराबर 1/लैम्डा, और लैम्डा का मान दिया हुआ है कितना, 65-64 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। ठीक है, बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? पर मीटर लिख दीजिएगा, पर मीटर है ना, क्योंकि नीचे है ना तरंग दैर्घ्य, इसलिए पर मीटर आ जाएगा। तो ये हो गई तरंग संख्या। रिडबर्ग नियतांक कैसे निकालोगे, 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और पहली रेखा के लिए बात कर रहा है वो, पहली रेखा की तरंग दैर्घ्य कितनी, 65-64 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 बराबर r का मान तो ज्ञात करना है देवताओं, n1 ये 2 का स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर, ये सॉल्व करो बच्चों और r का मान निकालो। ठीक है, ऐसा ही काम कीजिएगा भी। आगे देखो 20वां, पीएनपी ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र का प्रायोगिक। ये देखो ट्रांजिस्टर अच्छी तरीके से करवाया, और इसके आगे वाला पूर्ण तरंग दृष्टिकारी भी मैंने अच्छे से करवाया है, तो अच्छे से काम कीजिएगा बच्चों। आगे इसके क्या बोल रहा है, एक आयताकार लूप असमान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत नियत वेग से गति कर रहा है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है बच्चों, B1 - B2 ब्रैकेट के अंदर और V×L, यही तो होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। धारा क्या होती है, प्रेरित धारा, R का भाग लगा दो, यही तो है। तो इसको अच्छे से डायग्राम बना करके समझा के आए। फिर आगे देखो, इसमें अथवा का सवाल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ की नियत वेग से गति के कारण
उत्पन्न विद्युत वाहक बल का व्यंजक। अगर चालक छड़ किसी चुंबकीय क्षेत्र और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है, जिसमें लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र भी एक दूसरे के क्या हों, लंबवत, तीनों क्वांटिटी, लंबाई, वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र, अगर तीनों एक दूसरे के लंबवत है बच्चों, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा विद्युत वाहक बल का, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, BVL। कितना होगा, BVL। ये सॉल्व करना है, ये पूछ रहा है, ठीक है। आगे 22वां देखिए, खंड ये में दो आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत बल कूलाम के नियम को परिभाषित करना है। जो ऊपर पहले दिया हुआ था, इसके अंदर दिया हुआ ही है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति करो में कूलाम का नियम ही तो दिया हुआ था, वो उतार देना है। फिर क्या बोल रहे हैं, इसकी सीमाएं। अरे कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है देवताओं, बताओ। कूलाम का नियम मात्र स्थिर आवेशों के मध्य ही कार्य करता है, पहला। दूसरा, कूलाम के नियम के लिए आवेशों के मध्य की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होनी चाहिए। वापस से, कूलाम के नियम के लिए आवेशों के मध्य की दूरी 10⁻15 मीटर से अधिक होनी चाहिए। ध्यान में रखिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक आवेश, एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। F/Q0 लिख दीजिएगा। तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। बिंदु आवेश के कारण अपन ने किया है, KQ/R² होता है। इस क्षेत्र में अन्य आवेश Q0 को लाने पर विद्युत बल कितना होगा, KQ/R²। ठीक है, ये तो सिंपल से सवाल थे। गाउस का नियम याद रखना ही है, अचालक गोला याद रखना ही है। अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र पूछ रहा होगा, बिल्कुल करोगे। 23वां देखिए, एक वर्णी प्रकाश के लिए कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अपवर्तन को दर्शाने वाला किरण आरेख, को याद आ रहा है क्या, ऐसा प्रिज्म बना दो और फिर यूं यूं और यूं ऐसे खींचते थे, है ना, वो वाला डायग्राम बनाना है अच्छे तरीके से। उसमें विचलन कोण सब बताने, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के पदों में कांच के अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त करूं। मैं बोल रहा हूं बच्चों, ये देगा इस बार n बराबर ये वाला फॉर्मेट आएगा ही आएगा, ΔM + A/2 डिवाइडेड बाय sin A/2। अरे यही तो बोल रहा है वो, बस उसने थ्योरी में लिखा है। इसको सिद्ध करने के लिए बोलेगा ही बोलेगा, देखना। हाइगेन का तरंग सिद्धांत और फिर परावर्तन की व्याख्या पूछिए, ये भी कर सकते हो। नहीं तो फिर विवर्तन से आप क्या समझते हैं, फ्राउनहोफर विवर्तन को समझाना है। चलिए, हो गया ये। तो उम्मीद करता हूँ ये पेपर भी आपका हो गया होगा। बच्चों, पेपर को सॉल्व करना चालू करो, एक फिक्स टाइम शेड्यूल लो 3 घंटे का, और 3 घंटे में पूरा पेपर करने की कोशिश करो। ये आपकी प्रैक्टिस को बना देगा, है ना। और अगर प्रैक्टिस एक बार बैठ गई तो आपको फिर एग्जाम में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब तक इतने सवाल निकाल चुके होंगे कि सारे सवाल पढ़े हुए ही लगेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।